Hello friends, today we are going to start Unit 5th Electrochemistry Part 4. We had already studied Part 1, Part 2 and Part 3. Topic is Debye-Huckel-Onsager equation. इस Debye-Huckel-Onsager equation को डिराइव करने से पहले हमें कुछ इसके टॉपिक्स पर डिस्कशन करना पड़ेगा कि कहाँ से वो डिराइव हुई है जो मेन इक्वेशन। इसके लिए हमको सबसे पहले पढ़ना है रिलैक्सेशन फील्ड एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो पहला हम देखते हैं रिलैक्सेशन फील्ड क्या है। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का, इसके बीच में होगा मूविंग आयन एंड लैगिंग एटमॉस्फेयर। आयन बढ़ता जा रहा है और जो उसका एटमॉस्फेयर पीछे छूटता जा रहा है, उन दोनों के बीच में जो डेवलपमेंट होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का। इसका मतलब है कि जो आयन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस फील्ड जो है वो कंटिन्यूस राइज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी फ्रॉम द कंप्लीट कंटिन्यू रिलैक्सेशन ऑफ द क्लाउड बिहाइंड द आयन एंड इट्स बिल्ट अप इन द फ्रंट ऑफ आयन। और वो जो इलेक्ट्रिकल क्लाउड जैसे जैसे आयन आगे आगे चलते जा रहे हैं, उसका क्लाउड पीछे पीछे है, वो जो एटमॉस्फेयर उसका पीछे छूटता चला जाए, तो वो पूरा जो है उस आयन के फ्रंट को डेवलप करेगा और इसे कहा जाता है रिलैक्सेशन फील्ड। दूसरा टर्म यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि जो पार्टिकल्स का माइग्रेशन होता है और जिनका डायमेंशन 1 to 1000 नैनोमीटर से बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। So it is appropriate therefore to describe the migration of the ionic cloud as an electrophoretic effect. तो जो मूविंग सेंट्रल आयन है वो तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन वो अपना जो क्लाउड है, जो रिलैक्सेशन इफेक्ट हमने शो किया था, और जो मूविंग क्लाउड है वो भी अट्रैक्ट करता है और जो सेंट्रल आयन है उसको अट्रैक्ट करके रखता है। कोई फोर्स की मीन्स है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स F vector E. Now drift velocity of an ion interacting with its atmosphere. Drift velocity जो है वो इसके एटमॉस्फेयर के साथ जो इंटरेक्ट हो रही है, F vector टोटल, ये टोटल फोर्स है, इज इक्वल टू F vector अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस F E प्लस FR जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। F vector हो गया और जो E F E एंड FR है, ये है F E तो हो गया इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स और FR यहाँ पे है रिलैक्सेशन फोर्स। जो नेगेटिव साइन यहाँ लगा हुआ है वो नेगेटिव साइन यूज हुआ है। जो E और R फोर्सेस हैं, it acts in direction opposite to that of externally applied field, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज हुआ है। ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी CD ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू V0 माइनस VE प्लस VR। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट यहाँ दिए हुए हैं, ये एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करते हैं 3 कंपोनेंट, जैसे कि V0 इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, VE यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है, VR यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट है। सिंपल कैलकुलेशन अगर हम इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी की करते हैं V, तो ZE0x जो कि स्ट्रोक फोर्स से लिया गया, स्ट्रोक फोर्स है ऑन क्लाउड, ionic atmosphere is accelerated by external applied field but retarded by stroke viscous force से retard हो सकती है। अब जो हमने स्ट्रोक फोर्स से लिया था ZE0x, तो जो क्लाउड है जो बना है, it attains a steady state electrophoretic velocity VE। देन जो विस्कस फोर्स है वो भी इक्वल और ऑपोजिट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, which is driving the cloud, that is ZE0x is equal to 6 pi r beta V। यहाँ r जो है वो रेडियस है और v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मूविंग स्फीयर है। अब कहता है कि अगर हम k-1 जो है, जो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस है, इसको सब्स्टिट्यूट करें फॉर r और VE को हम म्यू से सब्स्टिट्यूट करें जो स्ट्रोक फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला ZE0x is equal to 6 pi k-1 beta V। Now so we are having VE is equal to क्या हो जाएगा ZE0 upon 6 pi k-1 beta x। ये जो एक्सप्रेशन बना है ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं हमें
for the drift velocity of an ion. Now, जो relaxation component है drift velocity के लिए, that is B is equal to absolute mobility into force होता है. कैसे लिखेंगे? VR is equal to U bar absolute F vector R. So, it is necessary to calculate how long an atmosphere would take to delay and then to give a distortion parameter D. मतलब हमने ये कहा कि जो आयनिक स्फीयर है वो मूव कर रहा है और जो उसका एटमॉस्फेयर है वो उससे पीछे छूटता चला है. तो ये यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि अब हमको कैलकुलेट करना है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको कितना टाइम लगा डिके होने में और डिस्टॉर्ट मतलब अपनी पोजीशन है जो अपना जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट होने में कितना टाइम लगा. तो उसके लिए इन्होंने एक पैरामीटर बनाया जिसे जी कहा गया है. And finally obtain expression for relaxation force PR. Okay. Therefore, the time taken by ionic cloud relax may be estimated by use of Einstein-Tomlensky relation, जिसे कहा जाता है T is equal to greater than less than sin x square upon 2D. ये relation है Einstein-Tomlensky relation है. Now, if the ions diffuse to a distance k minus, अगर ये ions diffuse करें इतने distance में, तो these can be used to have a lost its cloud, तो वो अपना cloud lost कर सकते हैं. और जो time लगा है इसको diffuse होने में, वो हमें estimate relaxation time rho r देता है. तो rho r जो relaxation time is equal to k minus 1 whole square upon 2d. इसके द्वारा हमें मिल सकता है. Now with Einstein relation, that is D is equal to U bar absolute KT can be substituted. अब यहाँ इसको हम substitute कर सकते हैं. कैसे? जहाँ पर relaxation time है is equal to K minus 1 whole square upon 2 U absolute KT. Now the distance D to which the central ion has moved in relaxation time is D is equal to tau R V naught. V naught यहाँ पे velocity है. अब अगर हम substitute कर ले value रिलैक्सेशन टाइम की तो हमें मिलता है ये वाली इक्वेशन. तो द रिलैक्सेशन फोर्स जो है यहाँ पे जीरो है. कब जीरो होगा? व्हेन द सेंटर्स ऑफ चार्जेस ऑफ आयन एंड इट्स क्लाउड कोइंसाइड मतलब आपस में जब टकराएंगे कोइंसाइड करेंगे जो चार्ज आएंगे उसका सेंटर और जो क्लाउड है तब रिलैक्सेशन फोर्स जीरो होगा. और ये नॉन जीरो कब होगा? जब वो सेपरेटेड अलग अलग है. तो इट इज अज्यूम दैट जो रिलैक्सेशन फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू डी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस टू व्हिच द आयन हैज मूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ द क्लाउड. इस बेसिस पे कहा जाता है जो एफ आर है रिलैक्सेशन फोर्स जो है will be given the maximum total force of atmosphere on the central ion, which is multiplied by the fraction of radius of cloud to which the central ion is displaced during its motion under the external field, that is d upon k minus 1. Relaxation force यहाँ पे हो गया F like relaxation force is equal to z square naught square upon external k minus 1 whole square d upon k minus 1. अब यहाँ पे वैल्यू जो है डी की सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी. तो यहाँ पे रिलैक्सेशन फोर्स जो है वो बन जाता है z square नॉट अपॉन एक्सटर्नल k minus 1 square और अपॉन k minus 1 नॉट k minus 1 square अपॉन 2 absolute u bar absolute kT is equal to z square not square k upon z2 external kT v naught upon u bar absolute. तो जो velocity v naught है it arises from the external electric field and excludes the influence of ion-ion interaction. तो जो रेशियो बना है v naught upon u bar absolute का वो बराबर किसके होगा? applied electric force के. अब देखिए इस इक्वेशन में नीचे v naught is equal to u bar absolute is equal to f vector is equal to z naught x, जो कि हमने स्ट्रोक फोर्स जो फॉर्मूला था वो पढ़ा. इंसर्ट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में अगर डाली जाए
तो यहाँ पे इक्वेशन है। तो देखिए z स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर k अपॉन 2 एप्सिलॉन k t v नॉट अपॉन u एब्सोल्यूट। तो एफ आर क्या बन गया यहाँ पे, z क्यूब ई नॉट क्यूब देन kx अपॉन 2 एप्सिलॉन k। Now, the above treatment of relaxation field, it has been assumed that only motion of central line destroying the spherical symmetry of the ionic cloud is motion in the direction of applied length. जिस जो सिमेट्री जो इसकी खराब हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, वो किसकी वजह से हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, इसी की वजह से वो क्लाउड वैसे वैसे मूव करता जा रहा है और जो सिमेट्री है वो वैसे डिस्टर्ब होती जा रही है। कौन सा अगर फाइनल रिजल्ट जो था डिफर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन है ना इन टू रेस्पेक्ट। पहला जो था वो था कि जो इसकी जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 1/2 से होना चाहिए, देयर इज अ 5 फैक्टर प्लस, और एक तो ये फैक्टर था हाफ से करना चाहिए, और दूसरा था 1/3 है ना, और करेक्शन फैक्टर जो था W/2Z हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो क्वांटिटी W जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे Q जो है वो है Z प्लस Z माइनस Z प्लस Z माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा माइनस अपॉन Z प्लस लैम्बडा प्लस Z माइनस एंड लैम्बडा। तो Z है वो चार वैलेंसी है, और जो लैम्बडा प्लस और लैम्बडा माइनस ये मोडालिटीज है कैटायन और एनायन की। नाउ फॉर सिमेट्रिकल या कह सकते हैं कि Z रेशियो Z जो वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए जो Q है इट रिड्यूसेस टू हाफ। तो W क्या बन जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, W यहाँ पे हो जाएगा Z स्क्वायर 1/1 प्लस ब्रैकेट में 1/√2। ये जो एक्सप्रेशन है रिलैक्सेशन फोर्स के लिए क्या बनेगा, एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू जेड क्यूब ई क्यूब नॉट के अपॉन 3 एप्सिलॉन के टी डब्ल्यू अपॉन टी जेड स्क्वायर एक्स, या जेड ई क्यूब नॉट के डब्ल्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन के टी एक्स। इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें हम इक्वेशन में, तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी पी आर इज इक्वल टू यू बार एब्सोल्यूट एफ आर, तो हमें मिलता है दिस इक्वेशन। नाउ फ्रॉम कन्वेंशनल मोबिलिटी अगर हम देखें तो u बार इज इक्वल टू होता है u कन्वेंशनल इज इक्वल टू u एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट जेड की। इक्वेशन जो वी आर है इज इक्वल टू u बार एब्सोल्यूट है, एंड दिस इक्वेशन बिकम्स वी आर की जो लास्ट फाइनल इक्वेशन आती है वो ये है। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक और रिलैक्सेशन कंपोनेंट्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर किसी भी आयन के लिए, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया वापस से, V D इज इक्वल टू V नॉट माइनस VE प्लस VR। अब V नॉट और VE प्लस VR हमको मिल चुका है, वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। ये जो इक्वेशन है बनती है आपकी फाइनली। नाउ इफ वन डिवाइड्स थ्रू आउट बाय x, अगर x से डिवाइड करें देन दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल मोबिलिटी तो बनता है u कन्वेंशनल इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v अपॉन x1। तो वन है u इज इक्वल टू u एब्सोल्यूट माइनस ये दोनों फैक्टर आ गए, मतलब VE भी आ गया यहाँ पे और VR भी आ गया।